सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं गुलजार सिंह संधू जी द्वारा रचित कहानी आखिरी तिनका। इसका हिंदी अनुवाद अशोक कोचर जी द्वारा किया गया है। पतझड़ के दिन थे। नई फसल की बुआई शुरू हो चुकी थी। मुर्गे की पहली बांग ने चंदन की आंख खोल दी। वैसे भी उसे झपकी आया भी आध पौन घंटा ही हुआ था। कई दिनों से उसे अच्छी तरह नींद नहीं आ रही थी। दिन रात उसे फातिमा की चिंता खाए जा रही थी। आंखें मलता हुआ वह उठकर बैठ गया। खेत में जाकर कोई काम ही करे, उसने सोचा और फावड़ा कंधे पर रखकर चल दिया। अपने विचारों में ही वह चलता जा रहा था कि उसका पांव एक दलदल में जा फंसा। यह दलदल नई खोदी गई नहर की मिट्टी का था, जिसमें गत रात्रि को वर्षा का पानी रिस आया था। पैर निकालकर और नहर की मिट्टी की ओर देखकर वह और भी उदास हो गया। उसे नहर के खोदे जाने की कोई खुशी न थी। आगे ही उसका खेत चकबंदी के कारण गांव से दूर झाड़ियों वाली भूमि में पड़ गया था, और जो थोड़ी बहुत अच्छी भूमि उसके पास बच रही थी उसमें नहर खुद गई थी। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह थी कि इस नहर का पानी उसकी ज़मीन को नहीं मिलता था। उसके गांव की भूमि नहर के पानी की सतह से बहुत ऊंची थी। यह पानी 10 मील और आगे जाकर किसी निचली भूमि से गुजरता था, इसीलिए उस नहर को देखकर इसे क्रोध सा आ जाता था। इस क्रोध को मिटाने के लिए वह अपना ध्यान काम में लगाने का यत्न करता। शायद चंदन के लिए काम ही सब दुखों की दवा थी। उस दिन भी वह अपना फावड़ा और कुल्हाड़ा लेकर खेत में चला गया था। चांद की चांदनी में उसे कुछ यूं लगा जैसे झाड़ियों आदि की सफाई हो जाने पर उसकी धरती उसे फिर अपने पैरों पर खड़ा कर देगी। उसकी अपने आप ही काम करने की इच्छा जागृत हो आई। उसी तरह दलदली मिट्टी से सने पैरों के साथ वह उस बेर के पेड़ की जड़ें उखाड़ने लग गया, जहाँ से पिछली रात बहुत अंधेरा हो जाने के कारण फातिमा उसे काम करते हुए ही हटा कर ले गई थी। रात वाली जड़ पर प्रहार करते हुए उसे फातिमा की याद आ गई। यदि उसने विभाजन के दिनों में फातिमा को अपने यहाँ शरण दी थी तो उसने कौन सी किसी की जायदाद मार ली थी, उसने सोचा। गांव वाले बेकार ही उससे उखड़े से रहते थे। उसे अपने भाई बंधुओं की हर तरह की बात सहनी थी, लेकिन वह किसी का क्या खाता था जो उनकी परवाह करता। उन्हीं दिनों 2 खेत निचाई में ठीक उसके घर के सामने थे। केवल उन 2 खेतों की कमाई से ही उसका गुजारा हो जाता था। तब वह नंबरदार की भी परवाह नहीं करता था, परंतु चकबंदी ने उसकी लुटिया ही डुबो दी थी। शत्रुओं ने उसकी सारी जमीन गांव से दूर उस भूमि में पड़वा दी थी जहां अब नहर की खुदाई हो रही थी। सारा गांव उसका बैरी हो गया था। चंदन की बिरादरी मुसलमान लड़की फातिमा का उसके घर बसना माफ नहीं करती थी, और तो और उसकी माँ भी फातिमा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने नंबरदार के लड़के को कहकर फातिमा को ले जाने के लिए पुलिस को खबर भी करवा दी थी। चंदन को इस बात का पता लग चुका था। फातिमा का विलग होना तो वह बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था। वह नंबरदार की मिन्नत खुशामद करके फातिमा को अपने घर ही रख लेगा, उसने सोचा। नंबरदार के कहने पर पुलिस वाले क्या नहीं कर सकते। इतना सोचकर वह अपने आप को हल्का हल्का सा अनुभव करने लगा। हल्का सा होकर वह पेड़ की खोदी गई मिट्टी पर बैठ गया। अंधेरे में उसने चारों ओर देखा। चारों ओर मौन छाया हुआ था। पाँव फटने के कारण यह मौन और भी गहरा हो गया था। धीरे धीरे उसे इस मौन में से बैलों की घंटियां की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये बैल उसके अपने खेतों की ओर ही आ रहे थे। अब उसे हल और पट्टे के ज़मीन पर घिसटने की आवाज़ भी साफ सुनाई देने लग गई थी। उसने सोचा उसकी माँ बैल लेकर आ रही है। जिस ज़मीन से झाड़ियाँ उखाड़ी गई थीं उसमें वह सावनी की फसल बोना चाहता था, और उस दिन बीज गिराने के लिए उसकी माँ को ही वहां आना था। परंतु यह बैल चंदन के नहीं थे। ये तो पिछले खेत में ही रुक गए थे, और चंदन की माँ अभी तक नहीं आई थी। चंदन को उस पर गुस्सा आ रहा था। काम के लिए देर हो रही थी। ठीक इसी समय किसी आगंतुक की पदचाप चंदन के बहुत ही पास आ गई। चंदन ने उसकी ओर देखे बगैर ही कहा था, तुमने तो मेरी जान ले ली है। मैं क्रोध में आकर तेरा खून कर दूंगा। मैं तो फातिमा हूँ चंदन, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? फातिमा ने कहा। वह चंदन को यह कहने आई थी कि वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं गुस्से में नहीं हूँ फातिमा, तुम जाकर अपना काम करो, मुझे अधिक तंग ना किया करो। पर तुम्हारी माँ को
दफ़ा करो मेरी माँ को, उसकी तो अकल मारी गई है। उसका ख्याल है कि मैं उम्र भर। वह कहती है, कुछ नहीं कहती वह। तुम कहीं भी नहीं जाओगी, यहीं रहोगी मेरे पास। तुम्हें 50 बार बताया है मैंने कि तुम्हें मैं अपने साथ रखूंगा। यदि मुझसे दुखी हो तो जाओ, जाकर मरो जहां मरना है, मुझे दिखना करो। तुम भी चंदन, तौबा तौबा, तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं। तुम्हारी माँ मुझे मलेच्छ बताती और तुम बेवफा। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? इतना कहकर फातिमा सिसकियां लेने लगी। तुम रो ना फातिमा मेरी जान, चंदन ने उसे आलिंगन में लेकर कहा। तुम्हें तो मालूम है कि मैं कितना परेशान हूँ। हर कोई मेरी जान को रोता है। मैं माँ से कह दूंगा आज कि वह तुम्हें कुछ न कहे। तुम जाओ और जाकर उसे भेज दो, बीज और बैल लेकर वह आए। वह अफीम खाकर मर जाएगी, वह कहती है। मरने दे अगर मरती है तो। यदि ना मरी तो मेरे हाथों मरेगी एक दिन। उसने फावड़े का एक जोर का प्रहार करते हुए कहा। तुम जाओ और जल्दी से भेज दो उसे। यदि बुआई में देर हो गई तो एक बैल तो धूप चढ़ाने से ही बेकार हो जाएगा। वो पहले से ही बीमार है। इस समय पौ फूट चुकी थी और साथ ही ठंडी हवा भी चलनी बंद हो गई थी। चंदन के खेत में उगी झाड़ियों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। दूर उस ओर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। पर तुम जानते हो चंदन, मैं पवित्र नहीं हूं। तुम्हारी माँ कहती है कि वह तुम्हारे लिए कोई पवित्र और सुंदर सी बहू लेकर आएंगी। मेरी माँ को रखना है तुम्हें या मुझे? तुम किसी की कुछ न सुनो। तुम्हें जो कुछ हो, मुझे अधिक तंग ना करो। चंदन ने तनिक ऊंची आवाज में कहा। मैं जो कुछ हूं जानती हूं, परंतु इसमें मेरा क्या दोष है? इतना कहते ही फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा के आंसू देखकर चंदन को देश के विभाजन के समय हुए दंगों के दिन याद आ गए। उसे वह घड़ी भी याद आई जब उसने फातिमा को वहशियों के पंजों से छुड़ाया था। उसके कपड़े किस तरह चिथड़े चिथड़े हो गए थे। उसके चेहरे पर मुर्दनी थी, उसका अंग अंग थकावट से चूर था। उस समय का स्मरण होते ही चंदन को जोश सा आ गया। उसने अपने हाथ से पकड़े हुए फावड़े का हत्था जोर से जकड़ लिया। फातिमा उसके पास ही के मुगलपुरे की लड़की थी। तब वह अपने गांव का मान थी। उसके सौंदर्य पर नजर नहीं टिक पाती थी। परंतु जिस समय चंदन ने उसे शरण दी थी, उस समय उसकी अवस्था दया के योग्य थी। फिर भी चंदन के पास आकर फातिमा अपने सारे कष्ट भूल गई थी और वह उस जाति की व्यक्ति की ही हो गई थी जिस जाति द्वारा उसके सौंदर्य पर खरोंचे आई थी। चंदन को जब भी वह घटना याद आ जाती, वह व्यर्थ ही अपने आपे से बाहर हो जाता था। तुम जो कुछ हो, अभी अभी चंदन ने फातिमा को कहा था। मैं अपनी इच्छा से तो नहीं आई थी उनके पास। तुमने अभी तक माफ नहीं किया मेरी बेबसी को। फातिमा की सिसकियों में से ही आवाज आई थी। तुम चली क्यों नहीं जाती फातिमा? तुम्हें कहा है मुझे तंग ना करो। मैं गुस्से में न जाने क्या कर बैठूं। चंदन ने चीख कर कहा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ फावड़ा क्रोध के आवेश में दूर एक तरफ फेंक दिया। शायद भगवान को यही मंजूर था। खुदा तुम्हारा भला करे, मैं चलती हूँ, फातिमा ने सिसकी भरकर कहा और भारी मन से गांव की ओर चल पड़ी। फातिमा के अंतिम शब्द चंदन को चुभ गए। इन शब्दों ने चंदन की बेबसी से उत्पन्न हुए घावों पर नमक छिड़क दिया था। वह वहीं पर अपना सिर घुटनों में रखकर बैठ गया। वह चाहता था कि वहीं धरती में समा जाए, परंतु जल्दी ही उसे होश आया कि काम करके कमाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। एक बार फिर दिल कड़ा करके वह झाड़ियों से भरी भूमि को साफ करने लग गया। अपने ख्यालों में डूबे चंदन को यह पता ही न चला कि कब उसकी माँ बीज और बैल लेकर आ गई और कलेवा करने के समय तक किस तरह उसने आधे से ज्यादा खेत की बुआई कर दी थी। चंदन की माँ उसके द्वारा बनाई गई कूड़ों में बीज डालती जा रही थी। कलेवे के समय की धूप और उमस से चंदन को पसीना आ गया। गर्मी और उमस के कारण उसके बैल भी आगे बढ़ने से कतराने लगे थे। क्या बकवास है, उसके मुंह से निकला। उसका दायां बैल थकावट से हाँफ रहा था। उसके हल की फाल किसी सख्त जड़ में फंस गई थी। उसने हल को पीछे खींचकर फाल के साथ लगी लकड़ी को टूटने से बचाया और आप खड़ा होकर फातिमा के बारे में सोचने लगा। उसे मालूम था कि 1-2 दिनों में फौजी पुलिस फातिमा को लेने आ जाएगी। वह यह भी जानता था कि पुलिस वाले फातिमा के साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे। वह फातिमा को फिर उस चक्कर में फंसाना नहीं चाहता था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, जोश में आकर उसके मुंह से निकल गया। क्या नहीं होने देगा तू? उसकी माँ बोली। मुझे लगता है तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है आजकल। तुम अपने कोई ठिकाने रखो, चंदन बोला। पर तुझे क्या हो गया है चंदन? मुझे मालूम है यह सब उस चुड़ैल के कारण है। उसके आने से पहले तो कभी मुझसे ऊंचा नहीं बोला था।
चंदन ने हल फिर उसी जड़ में फंसा दिया और जब बैलों से आगे न बढ़ा गया तो उसने बाएं बैल को एक चाबुक खींच कर मारी। इन बेचारों ने क्या बिगाड़ा है, यूं ही मारते जाते हो बेजुबानों को, उसकी माँ बोली और उसने चंदन के हाथों से हल को पकड़कर उसे जड़ से उखाड़ दिया। मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं, नहीं तो मैं क्यों जनती तेरे जैसों को। यदि तुम्हें धूल ही फांकनी है तो फांको, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी उम्र भर। वह अपने आंचल से बीज झाड़कर खड़ी हो गई। माँ के गुस्से ने चंदन को ठंडा सा कर दिया। अच्छा, अब हम बुआई खत्म कर लें पहले, इतना कहकर उसने बैलों को हाँक दिया। दाईं ओर का बैल थकावट से और भी अधिक हाँफने लगा। बैलों को थका देखकर उसका रहा सा गुस्सा भी समाप्त हो गया और उसने बैलों को पुचकारना शुरू कर दिया। उसी समय उसकी बहन बंतो दोपहर का खाना लेकर आ गई। तुमने इतनी देर क्यों कर दी, उसने अपना गुस्सा अपनी छोटी बहन पर उतारना चाहा। वहां गांव में, अच्छा रहने दे तू इन सफाइयों को। नहीं वीर, गांव में मैंने कहा गोली मारो इस किस्से को, परंतु याद रखना मैं आगे से ये बातें नहीं सुनूंगा। फिर अचानक ही चंदन को अपनी युवा बहन पर दया सी आ गई, जैसे वह अपनी बहन के यौवन पर लज्जित सा हो गया हो। उसको क्या अधिकार था अपने से छोटी को फटकारने का, उसे कौन सी अधिक भूख लगी हुई थी। चिंताओं से उसकी आधी भूख तो वैसे ही मारी गई थी। बंतो अब जवान हो गई है, उसने बाकी रोटी बैलों को खिलाते हुए सोचा। मुझे अब इसके ब्याह के लिए कमाना ही चाहिए, और यह सोचकर उसने बुआई शुरू कर दी। गांव में पुलिस आई है, घर जाते हुए बंतो बोली। चंदन भौचक्का होकर बंतो की ओर देखने लगा। वे आ गए हैं फातिमा को लेने, और फातिमा शायद चली भी जाए, बंतो ने अधीरता से कहा। और वह जाए भी क्यों ना, अब उसे अब घर में थोड़े ही बिठाए रखना है, चंदन की मां ने दृढ़ स्वर में कहा। कैसे भेज दोगी तुम उसको, मुझे बताओ तो सही, चंदन ने अपनी चाबुक से फाल में फंसा हुआ घास पात निकालते हुए कहा। उसे कहीं भी नहीं जाना है, तुम घर जाओ बंतो, और उससे कहना कि मैं अभी आया। कुल 8-10 कूड़े ही हैं ये। चंदन जल्दी जल्दी जुताई करने लगा। लेकिन यदि उसने मेरी न सुनी तो, बंतो ने पूछा। अच्छा, तुम जाकर उसे कह दो जो कुछ मैंने कहा है, चंदन ने आज्ञा सी दी। तुम अपना काम करो बंतो, जाओ, किसी से कुछ न कहना, चंदन की मां ने टोका। तुम बीज गिराती रहो, वह वही करेगी जो उसकी इच्छा होगी, चंदन ने बंतो पर भरोसा रखकर और भी जोर से कहा। वह जानता था कि बंतो खुद फातिमा से प्यार करती है। बंतो को गांव की ओर भेजकर चंदन ने पीछे अपनी मां की ओर देखकर बोला। तुझे क्या कहती है फातिमा बेचारी, घर का सारा काम करती है, तेरे पूछे बिना बाहर पैर नहीं धरती, लेकिन तुम बेकार में ही उससे तंग आई हुई हो। मैं जानती हूँ वह बहुत अच्छी है, नहीं तो उसे रखता ही कौन था इतने दिन, पर फिर भी वह मुसलमानों की लड़की है, उसे अपने देश जाना ही चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती, यह सब बकवास है। हिंदू और मुसलमानों में अंतर ही क्या होता है। अच्छा, यह बात भी मैं तुम्हारी मान लेती हूँ, लेकिन सत्य भी तो कोई चीज होती है आखिर, चंदन की मां ने कहा। चंदन एक बार फिर दुविधा में पड़ गया। पहले वह कुछ न बोला, फिर उसने कुछ रुक कर कहा। तुम धो क्यों नहीं देती अपने मन के इस मैल को? तुम्हारे इन्हीं विचारों ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है, और इसमें फातिमा का भला क्या दोष है? वह पहले ही बहुत दुखी है। मैं तुम्हारे मुंह से फातिमा के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता। इससे अच्छा तो यह है कि तू उसे छोड़कर बंतो के बारे में क्यों नहीं कुछ सोचती। कितनी जवान हो गई, तुम्हें उसके ब्याह की कोई चिंता नहीं। यह कहकर उसने अपने बैलों को तेजी से हाँका। बंतो मेरी बेटी है, उसने तेरी तरह मेरा नाम बदनाम नहीं किया है। तेरी फातिमा चुड़ैल ना होती हमारे यहाँ तो सब कुछ हो जाता। चंदन की माँ अपनी बेटी को बेचकर उन पैसों से बहू को अपने घर लाना चाहती थी, और इस बात का ज्ञान चंदन को हो चुका था। मैं जानता हूँ सब कुछ जो तुम्हारे दिल में है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ऊपर? तुम बेटी के दाम वसूल करना चाहती हो। उन पैसों की बहू तुम्हारा बहुत कल्याण कर देगी, पर यह कोई अनहोनी नहीं है बेटा। हमें अंदर अंदर ही सब कुछ कर लेना है। तुम तो बेकार में नाराज होते हो मुझ पर, चंदन की माँ ने समझाना चाहा। बंद करो बकवास, तुम हमारी माँ नहीं, तुम तो सौतेली माँ से भी बहुत बुरी हो। हमारे खानदान में किसी ने आज तक बेटी के दाम वसूल किए हैं कभी? यदि आगे बोली तो अभी तुम्हारा गला धर दबाऊंगा। चंदन आंख बबूला हो गया। पर उस मलेच्छ को घर रखने में तुम्हारी बड़ी इज्जत है, सारे जमाने की झूठन को। तुम झूठन कहती हो उस बेजुबान को? यदि लाचारी झूठन है तो मुझे झूठन ही अच्छी लगती है। यह कहकर बैलों को वहीं जुता हुआ छोड़कर चंदन गांव की ओर भाग पड़ा। हाँफता हाँफता जब वह गांव में पहुंचा तब फातिमा पहले ही जाने के लिए राजी हो चुकी थी। उसे चंदन का सुबह वाला बर्ताव अच्छा नहीं लगा था।
चंदन को तंग करने की अपेक्षा उसने पाकिस्तान जाना ही बेहतर समझा। फातिमा के पास पहुंचकर उसने वास्ते देने शुरू किए। उसने अपने सुबह के कड़े शब्दों के लिए माफ़ी भी मांगी। मैं जीवन भर तुम्हारा किया नहीं चुका सकती, परंतु अब तुम मुझे जा लेने दो। फातिमा चंदन से अपनी बाजू छुड़ाते हुए बोली। तूने उसे रोका क्यों नहीं बंतो? चंदन ने फातिमा के पीछे खड़ी सिसकती हुई बंतो को झिड़का, परंतु जल्दी ही उसका क्रोध उतर गया और उसने बंतो से कहा, अच्छा अब भी मना ले इसे, मेरे लिए इतना काम कर दे, मैं दिन रात काम करूंगा तेरे लिए, तेरे ब्याह के लिए। वह पागलों की तरह बोलता चला गया। फातिमा तेरी सहेली है, तेरा कहा मान जाएगी, तू मुझ पर इतना सा एहसान कर दे। और फिर उसने पास खड़े गांव के नंबरदार की ओर देखकर कहा, नंबरदार तुम ही कुछ करो मेरे लिए। नंबरदार का बेटा इस सब पर बड़ा खुश था। वह चंदन की अनुनय सुनकर फूल रहा था। वह फातिमा के कारण ही चंदन से खार खाता था। फातिमा उसकी ओर देखती भी नहीं थी। चंदन जैसे मजबूत व्यक्ति की ऐसी हीन दशा देखकर फातिमा के शरीर में सन्नाटा सा दौड़ गया। वह एकदम मौन हो गई, मानो चंदन के पास रहने के लिए मान गई हो। यह न्याय नहीं हो रहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। भीड़ में से किसी की आवाज़ आई। यह नंबरदार के लड़के की आवाज़ थी। तुम चुप रहो शैतान के चरखे। दयालु नंबरदार ने अपने बराबर के लड़के को फटकारा। इस फटकार से चारों ओर मौन छा गया। इस समय ट्रक का इंचार्ज भले ही फातिमा को ट्रक में बैठने के लिए कहता रहा, पर वह जाना नहीं चाहती थी। उधर पुलिस वाले भी फातिमा को अपनी इच्छा निश्चित करने देना चाहते थे कि ठीक इसी समय चंदन की माँ हांफती हुई आई। उसने चंदन के कान में कुछ कहा। कम ही सुना किसी और ने। फातिमा को भी माँ की बात सुनाई ना दी। अचानक वह बहुत अधिक घबरा गया। उसके चेहरे पर एक क्षण गुस्सा आया और दूसरे क्षण उदासी। धीरे धीरे उसका रंग उड़कर धुएं जैसा हो गया। जाओ सब जहन्नुम में, वह ऐसे बोला जैसे पागल हो गया हो। फातिमा जानना चाहती थी कि चंदन को आखिर क्या हो गया है। उसने अपने बाजुओं से मुंह उठाकर उपेक्षा से चंदन की ओर देखा। इस घबराहट के कारण वह बहुत सुंदर लग रही थी। नंबरदार के लड़के ने पुलिस अधिकारी को कोहनी मारी। फातिमा का सौंदर्य देखकर उसकी नीयत बदल गई और उसने अपने हाथ से अफसराना इशारा करके फातिमा को बरबस ट्रक में बिठा दिया। चंदन को क्या हो गया? चंदन के एक दोस्त ने ट्रक से दूर अपने पास खड़े नंबरदार से धीरे से पूछा। चंदन की माँ ने जो उसे आकर कहा था वह इस दोस्त ने नहीं सुना था। बैल मर गया है बेचारे का, नंबरदार ने धीरे से उत्तर दिया। चंदन ने पागलों की तरह पहले एक चीख मारी और फिर जोर जोर से हंसने लगा। ट्रक में फातिमा की चीख निकल गई। पुलिस ने ट्रक चला दिया पाकिस्तान की ओर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।